नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात होगी उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की, बात होगी समान नागरिकता संहिता को लगातार जो दावे किए गए थे वो साकार होने की। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आप कहेंगे कि आजादी के पहले भी हो चुका है, तो वहां गोवा में लागू हुआ था, लेकिन वो पुर्तगाली सिस्टम के हिसाब से लागू हुआ था। अब आजादी के बाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। सीएम धामी ने कहा कि समानता और समरसता के नए युग का आरंभ हो गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यूसीसी पोर्टल का लिंक शेयर भी किया और कहा कि मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी पोर्टल का लिंक ucc.uk.government.in। यूसीसी समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि आप एक बार फिर हमारे पोर्टल पर आइए, फिर आप सिस्टम के पास नहीं, सिस्टम आपके पास आएगा। पंजीकरण को आसान बनाया गया है और भी तमाम तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला है। क्या कुछ सीएम ने कहा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें आकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हो, सभी अधिकारीगण हो, सभी विभागों से संबंधित लोग, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया। देश की आज़ादी के बाद से यहाँ रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, आप सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने के पीछे जो मंशा थी वो यही थी कि वर्ग, जाति इत्यादि से ऊपर उठकर जो फैमिली लॉज थे, शादी विवाह, लिव इन रिलेशनशिप या सक्सेशन के जो मामले हैं, उसमें समानता लाई जाए। ये विशेष रूप से हमारे समाज में देखने को मिला था कि रूढ़िगत तरीके से स्त्रियों को पुरुषों से कमतर अधिकार मिले थे। उनको आज से उत्तराखंड में सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके कतिपय अधिकारों को और ज्यादा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद प्रतिक्रिया दी है। एक बड़ा ऐलान किया गया है और एक बड़ी घोषणा के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी का आगाज हो गया है। आप सब इस बात को समझ सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में इस चीज का जिक्र करती रही है। देश में यूसीसी लागू करने की लगातार दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो उत्तराखंड से हुई है। यूसीसी लागू हुआ है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन यानी आज का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बात का भी ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी। इस दौरान धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण भी किया है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं रविंद्र वाल्मीकि। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, वो जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले क्या कुछ आप कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या आपका होगा? यूसीसी लागू किया गया है, लगातार दावा किया गया, चुनाव से पहले ठीक एक दिन पहले वादा किया गया था कि सरकार अगर बनती है तो हम यूसीसी लागू करेंगे, और सरकार आपकी बनी, जनता ने आप पर भरोसा किया, अब यूसीसी लागू किया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे सर? इस प्रदेश की जनता को और राष्ट्र को ये संदेश है कि जिस प्रकार से राष्ट्र के एक छोटे से राज्य उत्तराखंड ने एक समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी कहते हैं, एक बड़ा सपना, एक लंबा इंतजार के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को, उस कथन को जो उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, आज उस कानून को उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। और ये पहला राज्य बन गया है
जिसने इस कानून को लागू किया है, और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2022 मई 2022 को इसको लेके एक आदेश एक वो किया था कि हम इस कानून को बनाएंगे, एक समिति बनाई थी, उसके फिर लगातार 2-2.5 साल 3 साल की एक यात्रा के तहत आज आते आते आज हमने इसको 26 जनवरी के एक दिन बाद 27 तारीख को, एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे उत्तराखंड के लिए और देश के लिए। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ा कार्य इस प्रदेश के लिए होने जा रहा है, और एक बड़ा वादा जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया था वो कहीं ना कहीं पूरा किया है। और आज इस प्रदेश के अंदर जो है सभी को एक छतरी के नीचे एक नियम के तहत, चाहे वो कानून में संरक्षण की बात हो चाहे दंड की बात हो, वो सभी को एक समान रूप से एक चश्मे से देखने का प्रावधान जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने किया है, और मैं धामी जी का और इस प्रदेश की कैबिनेट का और समस्त जो लोग इसमें सम्मिलित रहे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे समिति के सदस्य हो, और चाहे वो ठीक है रविंद्र जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही और आपका ये संकल्प था वो संकल्प पूरा सिद्ध हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब यह है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर जब से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है तभी से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं, कई तरह की अफवाह भी फैलती हैं, और खासकर जो सवाल है मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई स्पष्ट नहीं कर पाएगा अभी की चर्चा में, क्योंकि कई आरोप ये लगते हैं कि क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये कानून है, किसी धर्म के खिलाफ इस कानून को लाया गया है, क्या आदिवासियों को भी इसमें शामिल किया गया है, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या इसको लेकर आप स्पष्ट करेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के अनुयायी का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता है। विवाह करना अपने रीति रिवाज से, अपने धर्म के हिसाब से सबको अधिकार है, वह कर सकता है। लेकिन अगर विवाह विच्छेदन करता है तो उसके लिए एक कानून है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी नियम का हो। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इस देश की आधी आबादी जो महिला आबादी है उसको एक न्याय की तरफ नहीं, ठीक है सर, रविंद्र जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आपने कहा कि अपने धर्म के हिसाब से कोई विवाह कर सकता है, दूसरा तर्क आपने जोड़ा, लेकिन यही तो सवाल है कि फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी होता है, आदिवासियों में भी कई तरह की परंपराएं देखी जाती हैं, तो क्या वो सब इसमें शामिल है? अगर उनमें भी किसी तरह की परंपराओं को माना जाएगा धर्म के नाम पर, अपनी परंपराओं के नाम पर, तो क्या उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस कानून के तहत होगी? देखिए, आदिवासियों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। देखिए, ये आदिवासी या इस तरीके के जो उनके अपने रिलीजियस वो अपने वो होते हैं, रीति रिवाज, एक ऐसा रीति रिवाज एक ऐसा समुदाय होता है जो बरसों बरस है, और कहीं ना कहीं उसको संरक्षण देखने के संविधान ने भी उनको 342 संविधान 300 अनुच्छेद के तहत एसटी को जो है बाहर रखने का दिया था शुरू में भी, जब चाहे हिंदू पर्सनल वो हिंदू मैरिज एक्ट आया हो या वो क्या कहते हैं 1900 उत्तराधिकारी 1956 एक्ट आया हो, तब भी इनको बाहर रखा गया था, संविधान ने यह अधिकार दिया था। उसके पीछे कारण ये था कि ये इस प्रकार की जनजातियां कहीं ना कहीं संरक्षित देने का, उनकी परंपराओं को अपने जीने का और अपनी बोली भाषा को वो कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम के तहत किया गया था। देखिए, जब हम किसी शहरीकरण, जब हम किसी ऐसे आके एक समुदाय के बीच में या एक शहर में या एक ऐसी कॉलोनियों के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे नियमों को सबके लिए मानना चाहिए और ऐसे नियम होने चाहिए। और इसमें बहुत अच्छी चीज एक और जो जुड़ी है वो लिव इन के ऊपर जो दिया गया है कि अब लिव इन को भी कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उस रजिस्टर्ड के तहत ही आप लिव इन में रह सकते हैं, और अगर विच्छेद करेंगे तो भी आपको उसकी वो देनी पड़ेगी, और अगर उससे लिव इन में रहते हुए आपकी संतान आ जाती है तो भी उसमें कई सारे दिए हैं उस संतान के, आपको संतान को नाम आपका ही रहेगा, आपको नाम देना पड़ेगा। जो सारी मुझे लगता है कि आधुनिक समय में जो समस्याएं लिव इन को लेकर या जो मामले सामने आते हैं उसको लेकर ध्यान में रखा गया और काफी महत्वपूर्ण ये फैसला इसमें शामिल किया गया है। लेकिन तमाम तरीके से अब कई सवाल जवाब का दौर भी शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाकर इस फैसले पर चुनौती देंगे। उनका कहना है कि मैं भी उत्तराखंड का रहवासी हूँ और अगर मैं बाहर रहता हूं तो ये मुझ पर भी लागू होगा। क्या इसका लॉजिक हो जाता है, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से मैं अगर देश में कहीं भी रह रहा हूं तो मुझ पर ये लागू क्यों हो रहा है? और वो कह रहे हैं कि इस फैसले को चुनौती देंगे, तो कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जी, मेरे से सवाल है? जी रविंद्र जी।
जी जी जी, देखिए बिल्कुल सही है कि जब आपके पास किसी एक राज्य का डोमिसाइल होता है, वहाँ के सारे अधिकार लेने का आपको अधिकार होता है, तो फिर वहाँ के कानून भी तो आपके उसी उसमें आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा इशू है कि मैं अगर बाहर रहता हूँ, आप देखिए ये तो उस तरीके का हो जाएगा ना कि जो चीज मुझे पसंद है वो तो मुझे दे दो, और जो मेरी नापसंद है उसके लिए टेक्निकल पॉइंट लगा दो। आप चाहे इस प्रदेश की डोमिसाइल लेने के बाद, इस प्रदेश के नागरिक होने के तहत आप किसी भी अन्य राज्य में रहते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति आज की डेट में कोई दिल्ली में रहता है या अन्य प्रदेश में रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है, उसका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, उसके पास जो है डोमिसाइल यहाँ का है, वो यहाँ की मेडिकल शिक्षा लेने के लिए अप्लाई करता है या यहाँ की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो वो उसके एलिजिबल है, उसको करना चाहिए, उसका अधिकार है। लेकिन अगर यही कानून के तहत आता है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, इसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने अधिकार ले सकते हैं तो हमें उस कानून को भी मानना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं कानून सबकी भलाई के लिए और सबके लिए एक समान है। ठीक है, देखिए रविंद्र जी, महत्वपूर्ण बातें हैं, लगातार चर्चा तो होंगी ही, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तराखंड से आगाज हो गया है। आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है कि यहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है। जिस एक देश एक संविधान का जिक्र लगातार बीजेपी की सरकारों में होता है, अब सवाल भी होंगे, डिमांड भी होगी, आपसे उम्मीदें भी होंगी, मांग भी होगी कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, देश में ये कानून कब लागू होने जा रहा है? देखिए, देश में बिल्कुल आज जिस प्रकार से गंगोत्री जो है पूरे देश को, एक बड़े लंबे एरिया को जो है छूती हुई जाती है और वो निकलती हमारे उत्तराखंड से है। आज ये उत्तराखंड से ही ये कानून निकला है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश में जल्दी इसका जो इसकी खूबियां हैं और जो इसका प्रावधान है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में फैलेंगे और बहुत जल्द अन्य राज्यों में भी आपको होता दिखाई देगा। लेकिन रविंद्र जी, देश में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उत्तराखंड में फिर भी तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम प्रक्रिया के बाद बहुत कहें कि सरलता के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सहज तरीके से लागू हो गया है। बहुत तकलीफें सरकार को सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन देश में बहुत कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर चुनौतियां बड़ी सामने आती हैं। इस बार आपकी सरकार भी जो पूरी ताकत जो पहले थी वो ताकत नजर नहीं आई है केंद्र की सरकार में। कई सहयोगी दल भी हैं जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, और इसके अलावा आदिवासी वर्ग को लगातार साधने की कोशिश या फिर काम करने के जो वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं शंका ये भी रहती है कि आदिवासी वर्ग ना छटक जाए। हालांकि उसको लेकर आप अलग तरीके से प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत चुनौतियां देश के स्तर पर हैं, तो उनको सामना कैसे किया जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल चुनौतियां हर समय होती हैं, एक राजनीतिक दल के लिए, एक राजनीतिक पार्टी के लिए, और एक जो सरकार बनती है, सरकार होती है सबके लिए, सबके समान रूप से अवसर बनाने के लिए, समान रूप से न्याय देने के लिए, समान रूप से विकास करने के लिए। और इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रतिबद्धित है लोगों के प्रति, और कहीं ना कहीं हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जानी जाती है। और ऐसे कई सारे उदाहरण। नहीं रविंद्र जी, मेरा सवाल यही है, आपके फैसले वाकई में आप ठीक है, आपने जो कहा कि 370 हम हटा देंगे, आपने हटा दी। आपने राम मंदिर की बात करते थे, ठीक है, कांग्रेस कहती है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन आप ठीक है, आप कहते आए हैं आपकी सरकार के कार्यकाल में वो बना। अब यूसीसी की बात होती है, लेकिन सवाल मेरा है कि इस बार आपकी जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है केंद्र में। कई सहयोगी राज्य के दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चीजों का विरोध भी करते आए हैं, मुखरता से बोलते भी आए हैं, तो क्या इतना आसान है? इनको कैसे मैनेज किया जाएगा? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता किसी भी प्रकार का कोई कहीं से लेके कहीं तक कोई अड़चन आएगी अन्य राज्यों में जिस समय ये लागू होगा। जैसे प्रकार से आसाम ने कहा है, गुजरात में जल्दी होने जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से समझिए कि किसी प्रकार का कोई चाहे हमारे सहयोगी हमेशा से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ती आई है, चाहे हम अकेले बहुमत में आए हो, चाहे आज हम सहयोगियों के साथ हो। हमेशा से सहयोगियों की बातों को सुना है, हमेशा से सहयोगियों की सलाह को माना है, और आगे भी इस तरीके से कोई कहीं मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की अड़चन आएगी। ठीक है, आपको नहीं लगता है? ठीक है, आपने जो बातें कही माना जाए, कम से कम यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि राज्यों से शुरुआत हुई है और अलग अलग राज्यों में लागू होगा, फिर धीरे धीरे देश के स्तर पर आएगा, ये पैटर्न नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए राज्य का काम, राज्य की स्थिति को एक राज्य सरकार जितना अच्छे से समझ सकती है, राज्य के अधिकारों, राज्य के लोगों की
जरूरतें हों उसको समझते हुए सरकार और राज्य को अधिकार भी है अपने कानून बनाने का, जिसके तहत ही आज जिस प्रकार से उत्तराखंड ने लागू किया, और राज्य को ही मुझे लगता है करना चाहिए। फिर एक राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से एक बनेगा, और हमारा है भी कि हमने 3 हमारे मुख्य जो बिंदु थे हमेशा से, चाहे हम 2 थे और चाहे हम 303 थे, कि हमने कहा था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और यूसीसी लागू करेंगे। जब हमने ये किया है, और आज भी हमारे यूसीसी हमारे मुख्य उसमें है, एजेंडे में है, और वो रहेगा, और इसको भी यूसीसी राष्ट्र भर में लागू हो सके, इस ओर हम ये कदम आज पहला कदम है जो बढ़ चुका है, और अन्य राज्यों में बढ़ता हुआ ये केंद्र तक पहुंचेगा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए अभी प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये निकलकर सामने आता है कि कई बीजेपी सरकार में जो फैसले लिए जाते हैं, चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से थोड़ी लेट से आप जुड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी का दावा और वादा पहले सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने, हम लागू करेंगे, चुनाव के पहले एक दिन पहले वादा किया गया था, अब सत्ता में आए और इसे लागू कर दिया गया है। अब तमाम तरीके से आपके नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे। क्या कुछ आपका मानना है, कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, देखिए क्योंकि ये संविधान में निहित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 की बात करती है, हमें जो है इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत सारी इनकी जो उसमें एक्ट में जो इन्होंने मेंशन की है चीजें, उससे है। पहली बात तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप सभी महिलाओं को, सभी वर्ग को जो है एक साथ जो है समानता का अधिकार देने का कार्य करेंगे और न्याय का कार्य करेंगे, तो मुझे ये बता दें कि एक उत्तराखंड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ट्राइबल्स है, आपने पहले तो उसको इससे अलग रखने का कार्य कर दिया, तो क्या उन महिलाओं की आपको फिक्र नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आपने अलग करने की बात कर दी। तो इस और जो ऑलरेडी एक्ट, जिन विषयों पर एक्ट ऑलरेडी मौजूद थे, उनको सिर्फ आप इसमें इसलिए डालने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने उत्तराखंड की मैक्सिमम पॉपुलेशन को उससे हटा दिया है, इसका मतलब है थोड़ा स्पष्ट करते जाइए कि कैसे, क्योंकि यही बड़ा सवाल होता है, कैसे स्पष्ट, कैसे किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ये पूरा कानून है, इसको थोड़ा स्पष्ट करते जाइए, क्योंकि यही आपका सवाल लगातार बना हुआ है। देखिए बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ट्राइबल्स के बारे में, तो आपको पता है उत्तराखंड में एक अच्छे खासी संख्या में ट्राइबल्स यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप ये बताइए, सरकार से ये मैं जानना चाहती हूँ कि उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी संविधान में निहित चीजों का कभी विरोध बेवजह नहीं करती, क्योंकि संविधान में निहित है। और संविधान सभा में जब यूसीसी पे चर्चा हो रही थी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने खास शब्दों में कहा था कि देखिए यूसीसी देश के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये तब लागू होना चाहिए जब पूरा देश शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। क्या आपको लगता है कि आज ये प्रदेश, जिस प्रदेश में जो है अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो जाते हैं, जिस प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, जिस प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो कम है, उस प्रदेश में आपको लगता है आज ये प्रदेश यूसीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? और एक महत्वपूर्ण बात, हमारा संविधान भी ये कहता है और लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ये कहता है कि जिसके लिए आप लॉ बना रहे हैं, आपने कहा आदिवासियों का जिक्र आपने किया, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए विशेष व्यवस्था है, कई बिंदुओं पर आदिवासियों को अलग रखा गया है। और दूसरी बात ही, मेरा सवाल जो आपसे था कि कैसे धर्म विशेष के खिलाफ यह कानून है? मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रही थी, आपने बीच में टोका, मैं आपको समझाती हूँ, वही समझाती हूँ। देखिए बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए कि एक जो है यूसीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये पहली बात तो ये है कि ये स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एंट्री 5 जो कॉन्फिडेंट लिस्ट की बात हम करते हैं, जिसमें स्टेट और केंद्र दोनों को ये पावर मिलती है कि वो लॉ बना सके, तो स्टेट इस वजह से सिर्फ एलिजिबल है लॉ बनाने के लिए क्योंकि ये एंट्री 5 के तहत बना रहे हैं, क्योंकि एंट्री 5 में सिर्फ पर्सनल चीजों की बात करी गई है, विवाह हो, विवाह विच्छेद हो, प्रॉपर्टी हो, सक्सेशन हो, इनकी बात की गई है। और ऑलरेडी मैरिज रजिस्ट्रेशन से लेकर के मैं बताऊं कि अगर जो है लिव इन पार्टनर के एक्सप्लॉयटेशन की भी बात है, वो भी कानून ऑलरेडी है अवेलेबल। अरे ठीक है प्रतिमा जी, लेकिन क्या परेशानी क्या है? एक प्रारूप आ जाएगा, जनता को बड़ा क्लियर हो जाएगा कि चलिए एक पूरा सिस्टम है। एग्जैक्टली, मैं उसे आप मुझे टोक रहे तो वो चला जा रहा है फ्लो। एक सेकंड रुकिए, देखिए मैं आपको एक बात समझाऊंगी।
देवभूमि, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ संस्कृति की बात हम करते हैं, यहाँ संस्कारों की बात हम करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, कस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है आपने एक्ट में, पंजीकरण की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रतिमा जी, समय कम है। बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या उनके नेता हो, क्या आप अपने घर की बेटियों को इस तरीके से अलाउ करेंगे कि वो पंजीकरण करवा ले और किसी के भी साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे? तो आप देवभूमि की संस्कृति को खराब करने का, क्या मैडम प्रतिमा जी, इसमें क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है, आज नहीं, आने वाले समय में इसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ये सहजता के साथ इस कानून में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, कितनी बड़ी आपत्ति हो जाती है, कितने बड़े मामले, गंभीर मामले निकलकर सामने आते हैं, लिव इन के हो या किस तरह के मामले हो, तो उनके लिए तो सहज तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट 2005 है वो लिव इन रिलेशनशिप में वायलेशन की भी बात करता है भाई साहब। और हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिव इन रिलेशन से जन्मे हुए जो बच्चे हैं उनकी जो है एलिजिबिलिटी पर भी उसमें प्रावधान दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है रविंद्र जी, समय कम है। रविंद्र जी, ये पॉलिटिकल स्टंट है और कई ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिटिकली तौर पर इसको लाया गया है। और दूसरा एक सवाल आपसे जो रह गया था कि दिल्ली में चुनाव भी है तो टाइमिंग भी बड़ा मैच हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस का काम तो हमेशा से कहीं ना कहीं किसी भी चीजों को लेके जनता के बीच में गुमराह करने का है। जब 2022 में ये लेकर यूसीसी को लेके घोषणा करी गई थी तो इन्होंने एक जुमला बताया था इसे, और लगातार कहते थे जुमला है, जुमला है, जुमला है। और बीच में तो यहाँ तक कह दिया था जब हम विधानसभा चुनाव में थे, ये कहीं नहीं आने वाला, ये चुनावी स्टंट है। आज ये लागू हो गया तो ये नई नई चीजें इसमें बताएंगे। और रही बात की दिल्ली की चुनाव को लेकर टाइमिंग की, तो टाइमिंग कुछ नहीं होती ऋषभ भाई। ये एक सरल प्रक्रिया थी जो 2.5-3 साल की प्रक्रिया में चलते हुए आज हम उसमें पहुंचे हैं। और देश में चुनाव तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय होता ही रहता है। अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस देश में एक देश, एक कानून और एक चुनाव की प्रणाली लागू भी होनी चाहिए। तो फिर कम से कम इस सवाल के जवाब में भी खत्म हो जाए। समय पूरा हो गया थोड़ा। प्रतिमा जी, आप थोड़ी देर से भी जुड़ी, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। जिस लगातार इसकी चर्चा होती आई है, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, और देश में सभी कानून समान, सब लोगों के लिए समान कानून लागू हो, इसकी वकालत ये कानून करता है कि सभी के लिए कानून हो, धर्म के आधार पर कोई कानून ना बने, इसकी वकालत ये कानून करता है। तो इसको लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन जो वादा बीजेपी सरकार ने किया था वो पूरा कर लिया क्या है? कांग्रेस का कई मामलों को लेकर विरोध भी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।